आइए इधर, इसमें से देखेंगे। अब अगर हम जनरल से एक बात करें 11, चलिए इधर चलने दीजिए, यही से बात करते हैं। नागरिकता की बात करें तो अभी 2019 का देखेंगे कोई एक्ट आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था ना। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में 125 शब्द या 250 शब्द लिखवा दे तो बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है ना। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता की बात कही गई है। संविधान में नागरिकता की बात बहुत कम कही गई है, अधिनियमों में सबसे ज्यादा कही गई है। और पहला अधिनियम, पहला एक्ट आया था 1955 में। वहां से लेकर 2019 के बीच में जो अधिनियम है, यानी नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है, उन सब पर आपको नजर रखना है। अब जैसे ओवरसीज सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, विदेशी, नहीं मैं एक अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं आप, है ना। तो आप कहेगा ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है, तो अभी नागरिकता के क्वेश्चंस बनेंगे, अभी बना रहा हूं। पहले इसको बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले लिखिए द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र कर लीजिए। ठीक है, भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, तो लिख लीजिए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ का तात्पर्य है ना, मीनिंग। ओके, राज्यों के संघ का क्या मीनिंग होता है? आगे लिखिए नए राज्यों के निर्माण, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आगे लिखिए चेंजेस इन एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लिए। आगे चलिए, लिखिएगा भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, सबका नाम नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे अनुच्छेद 1 में। शुरुआत कैसे करेंगे? अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। शब्द गिनिए। अनुच्छेद 1 आर्टिकल, अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। 9 शब्द हो गए, जिसमें 28 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 और इधर 8, 17, अभी 20 शब्द हुआ नहीं है। ठीक है, अब वहीं कहानी करने लगेंगे कि 5 अगस्त 1919 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित घोषित किया, 370 हटाया गया। हालांकि 31 दिसंबर उसकी ऑफिशियल डेट है, बट डिक्लेयर किया उन्होंने 5 अगस्त को कि 370 हटा दी, है ना। तो ये कहानी का टाइम नहीं है, ये कहानी लिखिएगा 250 वाले में, 125 वाले में। यहां सिर्फ एंट्री मारो, इंट्रोडक्टरी। ठीक हो गया, आगे लिखिए संघ शासित प्रदेश के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ओके, यूनियन टेरिटरीज के कोई कैरेक्टर होंगे ना, तभी तो यूनियन टेरिटरीज है। लिखो दिल्ली स्टेट, दिल्ली राज्य, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन दिल्ली, पुदुचेरी एंड अन्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लिखिए दिल्ली और पुदुचेरी तथा अन्य केंद्र शासित के बीच अंतर। ये अंतर आप खुद लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर हम क्वेश्चन बोलेंगे नहीं तो आपको जहन में आएगा नहीं, क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो पाएगा ना आपसे। आगे लिखिएगा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, रिकॉग्नाइजेशन को रीऑर्गेनाइजेशन करिए। रिकॉग्नाइजेशन कोई वर्ड नहीं है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना। करंट न्यू स्टेट्स, हाल फिलहाल के नए राज्य का नया राज्य, हाल फिलहाल का नया राज्य। हाल फिलहाल का नया राज्य कौन है? देखो उसको पूछा हमने दूसरे ढंग से है, आप समझे कि नहीं। हाल फिलहाल के तो आप बता दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसको बांटते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसे एक लद्दाख तो दूसरे को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना। लद्दाख में विधानसभा नहीं है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखा गया है। मतलब जहन में होना चाहिए। हालांकि ये बात हाल फिलहाल का हो सकता है आपके दिमाग में तेलंगाना चला जाए,
तेलंगाना भी तो इसके पहले तेलंगाना ही था ना। और कई माई का लाल ऐसे होंगे कहेंगे उत्तराखंड है अपना हाल फिलहाल का, सब छोड़ो अपना उत्तराखंड पे लिखो। 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड हमारा बना था और यही हाल फिलहाल है। ठीक है, आगे लिखो कॉलिशन ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 संघ शासित प्रदेशों का विलय। क्यों? मर्जर भी बोल सकते हैं इसको, मर्जर भी बोल सकते हैं। मर्जर ऑफ इंडिजीनियस स्टेट्स, देसी राज्यों का विलय। ओके, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ का लक्षण। आप समझ गए कि नहीं? हैदराबाद का लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैदराबाद। यही चीज जम्मू कश्मीर के लिए लिखिए, यही बात गोवा के लिए लिखिए, यही सिक्किम के लिए लिखिए। जब ये सब सवाल आप करेंगे तो 1 से लेकर 4 तक के ये क्वेश्चंस हो गए। अब आप एक क्वेश्चन बनाइए जो 250 शब्दों का होगा। चलिए, प्रिम्बल से शुरुआत होगी ना, तो प्रिम्बल से हम 250 शब्दों का क्वेश्चन बनवाते हैं। अगर आएगा 125 शब्द या 250 शब्द का आ सकता है तो इस दायरे से आएगा। क्वेश्चन लिखिए क्या है। द प्रिम्बल गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रस्तावना से भारत के पूरे संविधान की झलक मिलती है। ठीक है, प्रस्तावना से पूरे संविधान की झलक मिलती है। ठीक, अब प्रस्तावना में एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। द प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना या उद्देशिका जो भी मुंह से निकले आप समझ लेना है ना। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। अब मैं आपको फटाफट बड़ा उत्तर एक बना रहा हूं। ओके, इस बड़े उत्तर के भीतर आपको एक असाइनमेंट रहेगा कि कम से कम 3-20 शब्द के प्रश्न निकालेंगे। अभी तो हम बड़ा उत्तर 250 शब्द का बनवा दे रहे हैं। जब आप घर जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे तो असाइन कीजिएगा कि क्या इसमें से हम 3 जो है 20 शब्द के कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो आप 3 सोचेंगे, आप 3 सोचेंगे, आप 3 सोचेंगे, तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। तो सवाल आपके पास आ जाए तो मटेरियल तो है ही, मटेरियल का झगड़ा नहीं है। लोगों को लगता है हम पढ़े नहीं है। तुम पढ़े नहीं, तुम पढ़ाई को फिट नहीं करते। अच्छा एक चीज बताओ, अगर दरवाजा 5.5 फीट का हो और लकड़ी 6 फीट की हो, दरवाजा 6 फीट का हो, चौखट 5.5 फीट की हो, तो हमें क्या करना चाहिए? चौखट बड़ी करेंगे, हम दरवाजा काटेंगे, दरवाजा काटेंगे। नियम तो यही कह रहा है, चौखट तो फिट हो चुकी है ना। लेकिन कई माई के लाल ऐसे हैं जो पूरा घर गिराने पे उतारू हैं कि तेरी ऐसी की तैसी, हम जो है चौखट ही बड़ी करके रहेंगे। और गलती से चौखट अगर 6.25 फीट की हो गई तो इतना भी ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करनी है, बहुत ओवर है, ठीक से खेलिए। लिखिए वर्चुअली, वस्तुतः एवरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, मैं थोड़ा पहले अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा, है ना। क्यों भाई, ऐसे ही ठीक है ना? प्रांजल सही चल रहा है ना? हाँ। वर्चुअली एवरी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स अ प्रिम्बल एट द बिगिनिंग। वस्तुतः प्रत्येक लिखित संविधान के प्रारंभ में उद्देशिका का समावेश होता है। राइट, ये आपकी पहली लाइन है। वस्तुतः प्रत्येक लिखित संविधान के प्रारंभ में उद्देशिका का समावेश होता है, इन विच द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पज, यप ठीक है, पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर आउटलाइंड, जिसमें संविधान के प्रमुख उद्देश्यों और प्रयोजनों को रेखांकित किया जाता है, दैट्स क्लियर। ओके, विच आर द ट्रू एक्सप्रेशन
which are the true expression of the life philosophy of the nation. जो राष्ट्र के जीवन दर्शन के, लिखिए, जो राष्ट्र के जीवन दर्शन की सही अर्थों में अभिव्यक्ति होती है. The preamble of the Indian Constitution also fulfills, the preamble of the Indian Constitution also fulfills the above statement. भारतीय संविधान की उद्देशिका भी उपर्युक्त कथनों को चरितार्थ करती है. At the time of the creation of Indian Constitution, भारतीय संविधान की रचना के समय what was the purpose of the framers? संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था? फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या उद्देश्य था? और या व्हाट आइडियल दे वांटेड टू एस्टैब्लिश, वे किन उच्च आदर्शों की स्थापना करना चाहते थे? द मीडियम ऑफ नोइंग, इन सबको जानने का माध्यम, नोइंग ऑल दिस इज द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन सबको जानने का माध्यम भारतीय संविधान की प्रस्तावना है. ओके, पर चेंज कर दीजिए. ऑब्जेक्टिव्स आर मेंशन्ड इन द प्रिम्बल ऑफ द, ऑब्जेक्टिव आर मेंशन्ड इन द प्रिम्बल फॉर द कर दी, अटेनमेंट ऑफ विच एन एक्ट इज पास्ड, ऑफ विच एन एक्ट इज पास्ड. उद्देशिका में उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है. उद्देशिका में उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई अधिनियम पारित किया जाता है. Probably that is why the whole article of the Indian Constitution, संभवतः इसीलिए भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेद and its provisions एवं उसके उपबंध और जस्टिस, उपबंध, जस्टिस क्या है? जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. जस्टिस, कामा, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, एंड टू मेक इंडिया इज अ सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. टू मेक इंडिया इज अ सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. उसके उपबंध उद्देशिका में निरूपित न्याय, कामा, स्वतंत्रता तथा समता व बंधुता की रक्षा करते हुए तथा भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उद्धृत दिखाई देते हैं. उद्धृत कर लीजिए, टफ वर्ड है. भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उद्धृत दिखाई देते हैं. द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, कामा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध एक्सेट्रा इत्यादि, सीम टू बी फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिम्बल, इत्यादि उद्देशिका के उद्देश्यों की सफलीभूत या सफल बनाने, ऐसा वर्ड लिख सकते हैं, उद्देश्यों को सफल करते प्रतीत होते हैं, ये भी लिख सकते हैं. दैट इज अ वी कैन से, अर्थात हम कह सकते हैं. यहां पर वी कैन से को हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कुछ बातें आप सीख करके बोल रहे हैं. वैसे गुंजाइश ये रखिएगा कि ये ना कहना पड़ेगा हमारे अनुसार, तुम कौन हो भाई, बट यहां पर गुंजाइश ये है इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं. लिखिए, हम कह सकते हैं जो हमने इससे सीखा वो कहने जा रहे हैं, ठीक है ना. तो कुछ नई बात हो जाएगी ना, आपकी हो जाएगी. जैसे कहेंगे देखो भाई हमारा तो ये विचार है, बाकी तुम देख लो, तो वो विचार कहां से आया? जब तक मामला नहीं समझे ना. अब मामला समझ गए कि प्रिम्बल का क्या मामला है, प्रिम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल रखता है, तो इतना पढ़ने के बाद कुछ आइडिया तो आपको आया होगा ना, ठीक है. तो वी कैन से, हम कह सकते हैं भाई, दैट द प्रिम्बल हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
कह सकते हैं कि संविधान के उपबंधों के निर्वचन में, इंटरप्रिटेशन को लॉ की भाषा में निर्वचन बोला जाता है। उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, हाँ, लास्ट में 3 लाइन और लिखाएंगे। इसको खोले हैं तो बंद भी तो करेंगे। अभी तो संविधान अभी खुला हुआ है ना, पूरा कहे नहीं है, तो लास्ट में जरा 3 लाइन और लिखिए। लिखें, द प्रिम्बल इज द इसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उद्देशिका भारतीय संविधान का सार तत्व है। लिखें, वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनक्लियर, जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, देन द प्रिम्बल इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, वहां उसके अर्थ को समझने में या समझने हेतु उद्देशिका का सहारा लिया जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बेरूवाडी केस 1960। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने, लिख लीजिए तब बोलूं मैं, बेरूवाडी मामला लिख लीजिए, हिंदी में मामला लिख सकते हैं, अंग्रेजी में केस लिख लीजिए, वाद लिख लीजिए, बेरूवाडी वाद, वाद सही शब्द है, 1960। ठीक, 1960 में बेरूवाडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कहीं पे मामला अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, तो प्रिम्बल में जाके देखिए, सब दूर हो जाएगा। क्या समझे? ठीक है ना?